सिद्धार्थ यादव, जात पात में बांटने का पाप क्यों कर रहे हैं भैया? गरिमा जी, कौन बांट रहा है जात पात में? किसने बांटा? अगर देश में सामाजिक न्याय के वास्तव मतलब को जमीनी स्तर पर किसी ने चरितार्थ किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हम बहुत शुरुआत से ही कहते आए हैं, हमारे लिए न जात पात ये सब कोई चुनावी विषय या कोई और विषय नहीं है। तेलंगाना में हमने अगर बोल दिया कि एक केसीआर जो पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में पूरे प्रदेश को लिप्त कर लिया, वहां लूट मचाई हुई है, पिछड़े वर्ग से आने वालों पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार हो गई है, और वहां पर हमने कह दिया कि जो 57% ओबीसी वहां पे रहता है, हम उनमें से नेतृत्व देंगे, तो वो जात पात हो गई। हमने तो पार्टी के नेतृत्व भी पहले वहां से दिया है। हम तो कई प्रदेशों में भी ऐसा करते आए। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ये जात पात पे बांटना आज आपको हमारे एक बयान से लग गया, पर जो रोज सुबह उठते हैं और मात्र जात पात का नारा देख करके ही लोगों के बीच में जाते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने कभी परिवार के बात तो सोच नहीं पाए, जिनके लिए सामाजिक न्याय हमेशा था मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उसके आगे कुछ नहीं। मतलब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद सोनिया, इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, ये सामाजिक न्याय था, जिनके लिए ये परिभाषा रही। और आज जिनको एकदम से किसी ने सिखा दिया ये ओबीसी जो है ये बहुत अच्छा है, आप सीख लो। हो सकता है जो पहले आपने हर बार चलाने की कोशिश करी, कभी आपने बोला चौकीदार चोर है, कभी आपने रफेल को लेकर के झूठ बोला, कभी आपने भ्रष्टाचार को लेकर के बोला, और बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांग ली, तो उसमें आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो एक काम करो कि आप देश में वापिस अपना जो पुराना एक लंबे समय से चलता आ रहा एजेंडा है कि बांटो और राज करो, उस पर आ जाओ। और रोज सुबह उठकर शाम को उठकर आ गए सिद्धार्थ, आप आ गए उसी बात पर, बांटो और राज करो। तो फिर ये जो ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इतने एमएलसी हमारे ओबीसी, इतने एमपी, इतने एमएलए, इतने कैबिनेट मंत्री, हमने ओबीसी के नाम पर ये कर दिया, ये जात पात में बांटने का पाप नहीं है? इसे कैसे कैटेगराइज करेंगे फिर आप अलग? गरिमा जी, अगर कोई प्रश्न पूछे और वो आकर अपने आप को बताए कि मैं बहुत बड़ा हिमायती हूं पिछड़े वर्ग का, तो उससे पूछा तो जाएगा ना कि हमने तो 37% एमपीज ओबीसी वर्ग के दिए, आपने कितने दिए? नहीं पूछे हम उनसे। हम पूछना तो पड़ेगा ना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, और जब उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हम उसको संसद में लेकर के आए, तो आप सभी पार्टियों ने उसका विरोध क्यों किया? पूछना तो पड़ेगा कि ऑल इंडिया मेडिकल सीट्स में ओबीसी को 27% का आरक्षण हमारी सरकार क्यों दे पाई, आप पहले क्यों नहीं दे पाए थे? एजेंडा किसका? नहीं, सवाल तो सवाल वही है भाई, सवाल वही है कि आप ओबीसी की माला दिन रात जपें तो ठीक है, ओबीसी के नाम पर विश्वकर्मा योजना शुरू कर दें, ओबीसी के एमपी, एमएलए, एमएलसी, कैबिनेट मिनिस्टर सब गिना दें, तेलंगाना में घोषणा कर दें, प्रधानमंत्री कह दें कि मैं ओबीसी जाति से आता हूं, आप ओबीसी के नाम पर जो करें वो सब माफ है, वो जो करें वो पाप है। देखिए गरिमा जी, हम जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सुनने पर है, कई बार नहीं सुन पाते लोग, नहीं समझ पाते। हमने तो बहुत बोला, आपको भी हो सकता है सुनने में रह गया और भी लोग सुन जाए। हम तो 8-9 वर्षों से सबका साथ सबका विकास ही बोलते आ रहे हैं, वो कोई नहीं सुनता। एक बार हम अगर ओबीसी कोई प्रश्न उठाए और हमने उनको जवाब में बोले कि आप झूठ बोलते हैं, वास्तव में पिछड़े वर्ग के लिए ज्यादा हम कर रहे हैं, आपको योजनाएं नहीं सोच पाते, तो तुरंत सोच लेते हैं। हमने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कांग्रेस पार्टी ना किसी का साथ, विकास तो भूल ही जाइए, ना किसी का विकास, और पूरे विश्व में देश का उपहास। ये लोग जो बोलते हैं, इनका प्रधानमंत्री जो कहते हैं, सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई गरीबी सबसे बड़ी आबादी है, तो तेलंगाना से जो घोषणा आनी चाहिए थी वो तो ये आती ना कि भाई हम सबसे गरीब जो जीत कर आएगा, हम सबसे गरीब व्यक्ति को टिकट देंगे सबसे पहले, तो तेलंगाना के बिल्कुल पिछली पांत में खड़े हुए, और फिर उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए गरिमा जी, वैसे तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को कवर करती आई हैं। राजनीतिक क्षेत्र में वास्तव में अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई सामान्य परिवार से आने वाला कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी ऐसे पद पर पहुंच सकता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पहुंच सकता है। ये तो आप वास्तविकता जानती हैं। वो इकलौता एग्जाम्पल लेकर सिद्धार्थ, 9 साल हो गए इस एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं तेलंगाना की बात कर रही हूँ। तेलंगाना में आप गरीबी की आबादी से निकालते कुछ नहीं। अभी तो आप शुरुआत जो आप इंट्रोडक्शन दे रही थी उसमें तो आप हमें कुछ मान ही नहीं रहे थे तेलंगाना में। आपने एक सीट याद दिला दी, पर वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 45 सीटें याद नहीं दिलाई। तो वो तो छोड़िए, हम तेलंगाना में किसको देंगे किसको नहीं देंगे। आज वास्तव में राजनीतिक परिवेश में अगर हम ये कहते हैं कि कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति
जो जैसे समाज जैसे एक जातिगत व्यवस्था में है, अगर वो वहां से आने वाला एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति वहां पर जाएगा, ये इतने कष्ट का विषय नहीं होना चाहिए। हम सच्चाई के साथ वाले लोग हैं, हम गिना रहे हैं आपको। अरे हम खोखले वादे वाले नहीं है ना, हम तो कह रहे हैं प्रश्न आपने उठाया, हम उत्तर दे रहे हैं, आपको उत्तर भी नहीं पचा पा रहे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ओबीसी राग आप रट लेंगे। जब राहुल गांधी जी को ओबीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, तो इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन चुका था। अब तो उनको किसने सिखा दिया, ये बाहर वाले आके उनको बता देते हैं ये ओबीसी है, वो वर्ड बहुत अच्छा है, उन्हें पूछा होगा फुल फॉर्म क्या, उनका अंदर बैकवर्ड क्लास ठीक है, और रोज सुबह चालू हो जाते हैं। उससे पहले से हम ओबीसी समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। तो ये विपक्ष का ना कोई एजेंडा है, ना जिस पर हमको चलने की आवश्यकता है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। जितनी स्कीम हम आज लेकर आए हैं हमारे सत्ता में रहते हुए, वो सभी स्कीमें ऐसी हैं जो गरीब व्यक्ति के लिए, पिछड़े व्यक्ति के लिए, पंक्ति में अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को आगे लेके आने वाली स्कीमें हैं। तो ये लोग नहीं सोच पाते, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। विश्वकर्मा ये लोग नहीं सोच पाए, फिशरीज का डिपार्टमेंट ये लोग नहीं सोच पाए। और सबसे बड़ी बात आज की इस डिबेट में गरिमा जी आप जरूर पूछना, जितने यहां पर आपके पैनलिस्ट मौजूद हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इन्होंने विरोध क्यों किया था जब उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक बिल आया था? ये प्रश्न का उत्तर अगर आप पूरे विपक्ष से ले लेंगे इस डिबेट को खत्म होने से पहले, तो शायद सवाल ये भी उठेगा, ठीक है, हो सकता है अतुल लौंडे पाटिल बताएंगे कि 2014 से पहले राहुल गांधी को ओबीसी की स्पेलिंग आती थी कि नहीं आती थी, लेकिन 1990 में वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापसी तो आपने भी लिया था, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों की 27% आरक्षण को तय कर दिया था, सिफारिश लागू कर दी थी। देखिए गरिमा जी, मैं एक युवा हूं और शायद पूरे पैनल से युवा हूं, और जो आज देश का युवा है ना, वो आगे देखने में विश्वास रखता है। क्योंकि बहुत लंबा टाइम चला जब यही बताया गया हम पिछड़े हैं, हम गरीब हैं, हम तो नाग सपेरे वाला देश है। अब हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर इतना इतिहास में खोदेंगे तो फिर ये भी कभी पूछना कि 10 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर क्यों कुंडली मारकर बैठे हुए थे राजीव गांधी जी। और अंततः जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वीपी सिंह की जो सरकार थी वो हमारे समर्थन वाली ही थी, कांग्रेस पार्टी वाली नहीं थी। तो बहुत ज्यादा कहीं खोदने जाएंगे तो कोई ऐसा ना हो कि इनके बहुत से राज निकल जाएं। पर फिर भी युवा होने के नाते कहता हूं, आज भारत एक सुनहरे भारत की तरफ देख रहा है। आज एक ऐसी इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व है जो भारत के पूरे विश्व में एक ऐसी ख्याति लेकर के आ रहा है कि पूरा विश्व गौरवान्वित हो रहा है। वैश्विक समस्याओं का समाधान आज भारत है। इसलिए युवा होने के नाते मैं सबसे भी आग्रह करूंगा कि कुछ आगे का, फिर भी एजेंडा सबके अपने, लेकिन अभी भी देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबी की है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर स्टैंड करते हैं सिद्धार्थ, उसके बावजूद गरीबी की आबादी सबसे बड़ी हमारे देश में। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे लिए एक ही जाति है, वो है गरीब जाति। और इसीलिए जात पात के जहर को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी हम देते हैं, 10% का देते हैं। जो इस देश में गरीब है, ओबीसी भी 8 लाख से नीचे आरक्षण पाएगा, कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी 8 लाख से नीचे आरक्षण पाएगा, ताकि इस मानसिकता से हम आगे बढ़े और जो देश का गरीब व्यक्ति है उसको लाभ मिल सके। ठीक है, ओबीसी की बात करेंगे, जातिगत जनगणना पर मौन हो जाएंगे, जैसा प्रियंका गांधी ने आज मध्य प्रदेश में कहा।